आज पेन किलर सीरीज में हमारा सर रहने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 4th लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम बातें करने वाले हैं ट्रांसलेशन। ये भाई अपना mRNA, यहाँ पर ये AUG था। अब AUG पर हमारा ये जो है राइबोसोम आके जुड़ चुका है और राइबोसोम पर यहाँ पर tRNA जुड़ा हुआ है और ये नीचे A साइट पर नया एंटीकोडॉन जेनेटिक कोडॉन के हिसाब से देखते हैं क्या आता है। मान लो यहाँ पर CCA, तो बेटा यहाँ पर कौन आएगा? वो tRNA जिस पर GGU, तो बेटा ये आके यहाँ पर जुड़ेगा। ये दोनों सब यूनिट राइबोसोम की कभी भी साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जब उन्हें ट्रांसलेशन करना होता तब mRNA के साथ आके वो जुड़ती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आज भी शनाम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं अमित सर बुगेम्बो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पेन किलर सीरीज में पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। ओके दोस्तों, आज पेन किलर सीरीज में हमारा सर रहने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 4th लेक्चर और आज इस लेक्चर में हम बातें करने वाले हैं ट्रांसलेशन की। ओके, और सर जैसा कि आप जानते हैं ये जो सीरीज है ये आप सब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई चाहे कहीं से भी कर रहे हो, कर चुके हैं, अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाना चाहते हैं, तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, टॉप 5%, टॉप 2% बच्चों में आना चाहते हैं, नीट के 25 लाख बच्चों में से, उन बच्चों के लिए सीरीज है। ओके, और सर जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज के जो लेक्चर्स हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए। और इस लेक्चर की जो वीडियो है, मतलब जो और ऐप, सॉरी, जो वीडियो है, जो PDF है, वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पीडब्ल्यू के बारे में सर सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतवर्ष के लाखों करोड़ों छात्र छात्राएं आज पीडब्ल्यू से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने मुकाम को पा रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन ये मेरे बारे में है, -180 से लेकर 720 तक के लगभग हर बच्चों को पढ़ा दिए। फिलहाल मैं INBUO, INSEB इन सब के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ, उन्हें मेडल लाने में सहायता करता हूँ। ये आपका दोस्त है पीटर साहब। ये लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए क्या चाहिए होता है उन सब के बारे में बात करता है। ओके, एंड दिस इज द 100% श्योर शॉट फॉर द नीट। पढ़ाई सर 20% काम आती है, बाकी 80% आपका एटीट्यूड काम आता है। और सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगर आपको सही बताऊं तो। ओके, क्योंकि सर आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में दिमाग पे इमोशंस ज्यादा हावी रहते हैं, लिम्बिक सिस्टम इमोशन ज्यादा हावी होते हैं। सेरेब्रम और जो लिम्बिक सिस्टम और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, कि जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो फंक्शनिंग है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिम्बिक सिस्टम, योर इमोशनल ब्रेन। ओके, तो सर इसलिए मैं कहता हूं कि डोंट थिंक योर इमोशंस विद योर इमोशंस। ओके, अपना जो है दिमाग सर्वोपरि होना चाहिए। भाई जब पता है कि पढ़ने से होता तो पढ़ना है, अब इसमें इमोशंस अलग हटा दो कि यार मन नहीं कर रहा है, जब मन ना लगे तब जरूर पढ़ लेना। यही नीट का सक्सेस है, सक्सेस मंत्र है सर, है ना। 720 और 650 या 680 और 650 में खास अंतर नहीं होता है, उनमें यही अंतर होता है कि वो अपना लाइफ स्टाइल और एटीट्यूड कैसा रखते हैं। और इस तरह की चीजों में पॉजिटिव रहते हैं, काइंड रहते हैं, स्ट्रांग हमेशा रहते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वर्क हार्ड करते रहते हैं, पढ़ाई ज्यादा करते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए सर, तो शुरू करते हैं इसी के साथ ट्रांसलेशन। तो बेटा ट्रांसलेशन जैसे कि आप जानते हैं जीन एक्सप्रेशन का, मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन का लास्ट स्टेप है। ट्रांसलेशन में मतलब जैसे आप सुनिएगा, जैसे कि आपने सुना जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, भाई डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है उसे ट्रांसलेशन हम यहां पर कह रहे हैं। अगर आप और थोड़ा गौर से सोचें तो सर बेसिकली ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है सर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को ट्रांसलेशन कहते हैं। अपन पढ़ते हैं ना बचपन में कि ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ टू इंग्लिश और हिंदी, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं हकीकत की भाषा। तो ये है ना सर।
तो सर कहीं ना कहीं यहां पर भी ये शब्द इसीलिए यूज किया गया है, ट्रांसलेशन क्यों यूज किया गया, देखो अभी मैं बताता हूं। फिलहाल मैं क्या करता हूं, शुरू में वो लिख देता हूं भाई, ट्रांसलेशन अपन किसको कहते हैं, आरएनए का इस्तेमाल करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने, है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके ठीक। तो बट एक्चुअल में अगर देखें तो ट्रांसलेशन कोई ऐसा खास शुद्ध बॉटनिकल टर्म नहीं है। ट्रांसलेशन एक कॉमन टर्म है जिसमें हम कहते हैं ना भाई, बच्चे को सिखाते कि चलो भाई हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करो, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करो, अरबी में ट्रांसलेट करो, है ना, पंजाबी में ट्रांसलेट करो, चाइना से हिंदी में ट्रांसलेट करो, ये ट्रांसलेशन है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। अब मैं आपको बताता हूं ट्रांसलेशन शब्द ही क्यों यूज किया गया, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन शब्द क्यों यूज किया। देखो जब हमने डीएनए से डीएनए बनाया तो सर हमने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। ओके, या जब हमने डीएनए से आरएनए बनाया तब भी हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। अब हम आरएनए से प्रोटीन बनाने वाले, बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाले, बेसिकली पॉली अमीनो एसिड चेन बनाने वाले हैं। तो यहां पर होने वाला क्या है, यहां पर होने वाला है सर कि हम पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन का इस्तेमाल करके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन से हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले सर पॉली पेप्टाइड या अमीनो एसिड चेन। तो सर अब आप देखिए पॉलीमर का टाइप बदल चुका है ना। एक लैंग्वेज थी ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज, और दूसरी लैंग्वेज है कौन सी वाली, पॉलीपेप्टाइड लैंग्वेज। यस, तो दैट्स व्हाई दिस टर्म यूज्ड हियर ट्रांसलेशन, कि भैया अनुवाद किया जा रहा। ओके, वैसे अगर हम बोलें तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ए प्रोसेस, मॉलिक्यूलर प्रोसेस जिसमें इन विच इंफॉर्मेशन कोडेड या प्रेजेंट इन डीएनए is used to direct the synthesis of a polyamino acid या polypeptide chain via RNAs, स्पेशली mRNA। ओके, तो ये ट्रांसलेशन है। मतलब और भी सिंपल भाषा में लो तो सर काहे इतना भुस में रिला रहे हो, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे आरएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए से डीएनए बना, एक कॉम्प्लीमेंट्री थी, डीएनए से आरएनए बना, एक कॉम्प्लीमेंट्री है एटीजीसी ऐसे करके। परंतु न्यूक्लियोटाइड में और अमीनो एसिड में कोई इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, तो सर कोई अगर लैंग्वेज बदली जा रही है तो कोई एक ट्रांसलेटर होना चाहिए। एक्चुअल ट्रांसलेटर कौन है, अनुवाद कौन कर रहा है, भाषा कौन बदल रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो एक्चुअल ट्रांसलेटर है इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, एक्चुअल ट्रांसलेटर इज टीआरएनए। एक्चुअल जो ट्रांसलेटर है वो कौन है, टीआरएनए है। ट्रांसफर आरएनए इज द एक्चुअल ट्रांसलेटर। मतलब यहां पर एक ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास होना चाहिए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की सीक्वेंस को रीड करके अमीनो एसिड को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगा सके। ओके, या तो वो मॉलिक्यूल टीआरएनए है। टीआरएनए एक्चुअल ट्रांसलेटर है। टीआरएनए लिंक या कैन लिंक और रीड
both nucleotide sequence is present on mRNA, यानी कि जेनेटिक कोड विद अमीनो एसिड, विद इट्स पर्टिकुलर अमीनो एसिड, राइट। जब ये जो साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरन्स की बात कर रहा हूं, सॉरी, जो क्रिक साहब थे, क्रिक साहब ने चीज सबसे पहले प्रपोज की थी कि यार डीएनए से डीएनए बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल चल जाता है, डीएनए से आरएनए बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल चल जाता है। पर जब आरएनए से प्रोटीन बनेगी तो वहां तो हिसाब बदल जाएगा ना, ट्रांसलेशन हो रहा है, लैंग्वेज बदली जा रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीपेप्टाइड बनाई जा रही है। तो कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसे दोनों भाषाएं आती हो, कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिस पे जो एमआरएनए पर प्रेजेंट जेनेटिक कोड पढ़ के, है ना, जेनेटिक कोड सर आप जानती हैं, जेनेटिक कोड की टेबल है, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो जेनेटिक कोड पढ़ के बता सकेगा कौन सा अमीनो एसिड आएगा, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे एक ही प्रोसेस है यहां पर आपके सामने, आप इसमें देख सकते हो कि भाई ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए, दिस इज एमआरएनए, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और ये बीच में टीआरएनए है। अब जैसे कि एमआरएनए पर जेनेटिक कोड, जैसे एमआरएनए पर जेनेटिक कोड है एजीसी, ठीक है, तो एजीसी कोड है, एयूजी कोड है। अब एजीसी जो है वो सिराइन के लिए स्पेसिफाइड है, ये मतलब कैलकुलेट किया जा चुका है और वो सही है, ठीक। तो जब जब एजीसी आएगा एमआरएनए में, तो सर हम किसको मतलब इनवाइट कर रहे हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, हम किस अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, हम सर बात कर रहे हैं सिराइन की। अब एमआरएनए बैठा हुआ चिल्लाता रहेगा एजीसी 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 अब सिराइन को पता ही नहीं है कि मेरा नाम एजीसी है, एमआरएनए चिल्ला रहा है बैठा हुआ यूयूजी यूयूजी, वो किसको बुलाना चाह रहा है, बेसिकली ल्यूसीन को बुलाना चाह रहा है। अब ल्यूसीन को खुद को नहीं पता कि मेरा नाम यूयूजी है, ये बात टीआरएनए को पता है सर, किसे पता है, टीआरएनए, टीआरएनए को यह बात पता है कि अगर एयूजी जेनेटिक कोड आएगा यानी कि मीथ्योनिन को बुलाया जा रहा है, ये किसको पता है, ये टीआरएनए। क्यों, क्योंकि टीआरएनए पर एक तरफ होता है एंटीकोडॉन और दूसरी तरफ होती है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, तो टीआरएनए इज द एक्चुअल ट्रांसलेटर। अडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए इसको कहा है कि ये अमीनो एसिड सॉरी जेनेटिक कोड पढ़ के पता लगा लेता कि कौन से टीआरएनए की बारी आने वाली है ट्रांसलेशन की प्रोसेस, कौन से अमीनो एसिड को अब जुड़ना है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो जब जब जैसे सीयूसी, एमआरएनए बोलेगा सीयूसी सीयूसी, ना डीएनए को पता है ना एमआरएनए को पता है कि यार सीयूसी का क्या मतलब होता है, और ना इसको पता है ल्यूसीन को, सीयूसी मतलब ल्यूसीन, हाँ सीयूसी मतलब ल्यूसीन, ना इसको पता, खुद ल्यूसीन को भी नहीं पता कि मेरा नाम जो है वो सीयूसी है, टीआरएनए को पता है, टीआरएनए। जैसे ही डीएनए भाई साहब ने सीयूसी अमीनो एसिड जेनेटिक कोड बनाया, टीआरएनए जो टीआरएनए जिसपे जीएजी होगा वो पकड़ के ल्यूसीन को ले आए, तो बीच में ट्रांसलेटर कौन है, टीआरएनए, इसलिए टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा गया था, ठीक है। यस सर, जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये सीक्वेंस है एमआरएनए में, ठीक, जैसे एयूजी एजीसी जीयूजी यूएसी यूजीसी। अब ये जेनेटिक कोड की टेबल के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो है मीथियोनिन, सिराइन, वेलिन, टायरोसिन और सिस्टीन के लिए स्पेसिफाइड है। तो बट ये बात किसे पता है, सिर्फ टीआरएनए को पता है, ना खुद एमआरएनए को पता है, ना खुद अमीनो एसिड को पता, किसी को नहीं पता, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इससे हमको पता चल जाता है कि जिधर स्टार्ट कोडॉन होता है उस तरफ अमीनो टर्मिनस आएगा, ओके, और स्टॉप कोडॉन की तरफ कार्बोक्सी टर्मिनस आएगा, क्या आएगा, कार्बोक्सी टर्मिनस आएगा, ठीक है ना। यस अब देखो, तो बेटा जेनेटिक कोड की टेबल है, इस जेनेटिक कोड की टेबल में अगर मैं आपको क्विकली बताऊं क्योंकि हम ट्रांसलेशन ले रहे हैं, तो आपको एक तो पहला वाला जेनेटिक कोड जस्ट जरूर याद होना चाहिए, ओके, एक आपको ये जरूर याद होना चाहिए, दो क्योंकि वो फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड है, ये तो सबको पता ही है, ड्यूअल पर्पज है, स्टार्ट भी करवाता है और मीथ्योनिन को कोड करता है, और मीथ्योनिन का अकेला यही है,
एक ये याद होना चाहिए ट्रिप्टोफैन। इसमें क्या खास बात है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन का इकलौता जेनेटिक कोड है, ट्रिप्टोफैन का इकलौता जेनेटिक कोड है। 64 में से 3 किसी काम के नहीं है, ये याद होनी चाहिए स्टॉप कोडॉन, दिस वन और दिस, ये याद होनी चाहिए, ठीक। ओके, इसके अलावा 20 अमीनो एसिड में से 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका विचारों का एक ही जेनेटिक कोड है, जिनमें से एक तो यही है मीथियोनिन। तो एयूजी याद करने के तुम पे तो बहुत सारे रीजन है। दूसरा जेनेटिक कोड एक ही है यूजीजी, इसका भी एक ही इकलौता जेनेटिक कोड है। इसके अलावा जीयूजी जरूर याद होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सबको याद ही होता है, जिसे नहीं याद है वो ठुल्लू है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में आता है, जीएजी सिकल सेल एनीमिया में आता है, ये जरूर याद होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा बेटा ये भी जरूर याद होना चाहिए कि एयूजी यूएसी, यूएसी कहां पर है, ये रहा यूएसी, ये वाला, ये जरूर याद होना चाहिए। सर इसमें क्या खास बात है अभी बताता हूं। ओके, ये तो चमकेगा नहीं, ये यूएसी ये वाला, क्योंकि ये जेनेटिक कोड एनसीईआरटी ने उस इसमें दिया हुआ है, बताऊंगा आप, दिया यहां पे दिया, देखो ये रहा यूएसी, ये अलग से एक फोटोग्राफ बनाया हुआ है जिसमें एयूजी एंटी कोडॉन है। ये देखो आप, ये एयूजी है बट ये एंटी कोडॉन है, तो यूएसी टायरोसिन वाला यूएसी, एक ये याद होना चाहिए, जरूर याद होना चाहिए, मस्ट यूएसी, और एक वो एजीयू, ये जरूर याद होने चाहिए सर आपको, ए जी यू, ये आ गया सेराइन वाला, ए जी यू ये वाला, ये कम से कम 8-10 जेनेटिक कोड आपको मस्ट याद होने चाहिए। और अगर पूरी टेबल याद हो जाए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, पूरी टेबल याद करना बहुत आसान तरीका है। जीयूजी हमको याद हो गया, जीयू वाले अब चारों वैलीन के होंगे, जीयू वैलीन, ठीक, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। यूसी वाले देखो चारों सेरीन के हैं, ये देखो ये वाला बबल पोजीशन होती है, इसको हटा दो आप, यूसी चारों सेरीन के हैं, यूसी सर, सीसी चारों प्रोलीन के हैं, एसी चारे थ्रियोनाइन के हैं, जीसी सबके सब एलानीन के हैं, और G4 ग्लाइसिन, जीजी जीजी ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन के, तो ये तो इतने तो वैसे ही याद हो गए, है ना। इसके अलावा सीयू चारों के चारों आइसोल्यूसिन के हैं, और इस वाली टेबल में बचे हुए एयूजी में जो बचे हुए 3 है ना, वो आइसोल्यूसिन के हैं। भाई एयू के आगे लगा लो आप जेनेटिक कोड बनाने के लिए, है ना भाई, यूसीएजी से बना लो। इसके अलावा ये याद रख सकते हो क्या, ट्रिपल ट्रिपल एक से ये, और ट्रिपल सी ये वाला, ट्रिपल ए ये वाला, और ट्रिपल जी, तो ये याद रख सकते हो। तो इतने अगर याद हो जाते तो आप सर कभी मात नहीं खा पाओगे। इसके अलावा देखो आर्जिनिन एक हो गया, सेराइन एक हो गया, और ल्यूसिन एक हो गया, इनके 6 जेनेटिक कोड है। आइसोल्यूसिन अकेला ऐसा है जिसके 3 जेनेटिक कोड है, अदरवाइज 2 होते, 4 होते, 6 होते, ठीक है ना भाई। चलो, तो ये जेनेटिक कोड की टेबल है, इसको छोड़ो। अब देखो तो सर ये राइबोसोम का सीन है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। बट अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो देखो 30s और 50s सब यूनिट होती है, वो दोनों सब यूनिट एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जब ट्रांसलेशन करना होता तभी वो एक साथ आती है, अदरवाइज वो एक साथ नहीं रहती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा जो छोटी सब यूनिट है, छोटी सब यूनिट में मतलब रिजेज बने रहते हैं, और उसमें 2 साइट होती हैं, जैसे यहां पर ये पॉकेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, ए साइट का हिस्सा, पी साइट का हिस्सा, ये इस तरह से बने होते हैं कि जब जेनेटिक कोड मतलब टीआरएनए आना होता है तो इसमें फिट बैठता है। जैसे आप ऐसे मान के चलिए, जैसे अपना ये फिंगर है, तो ऐसे आप अगर मोड़ो तो ये ब्रिज बन जाएगी, ऐसे पकड़ा गया है, मतलब थोड़ा सा ग्रुप रहता है भाई, 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन की और आरआरएनए की, तो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो ये ए साइट और ये पी साइट, ए साइट का मतलब होता है असेप्टर साइट, और पी साइट का मतलब होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज साइट, ठीक है। ये हो गया, ये अपना सेम 30s या 40s दोनों में सेम ही है। अब जो बड़े वाला सब यूनिट, उसमें भी ऐसे ही दिखाई देगा, ये पी साइट वाले का हिस्सा, ये ए साइट वाले का हिस्सा, ओके,
और ये हमारा हो गया राइबोसोम। एक छोटी सी और साइट हो सकती है, हो भी सकती है नहीं भी, मतलब अपनी एनसीईआरटी में तो खैर नहीं बनाई है, ई साइट, जिसे आप मान सकते हो कि ये ई साइट है, ये आपका राइबोसोम हमारा बन गया। तो फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं ये लाइन यहां पर पूरी कर देता हूं ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये हमारा हो गया 50th सब यूनिट। तो ये जब ऐसे जुड़ेगा तो पूरा एक सब यूनिट हमारा बन जाता है, ये पूरी एक साइट पी साइट ए साइट ये इस तरह से बन जाती है। तो ये जो बड़े वाला सब यूनिट है, दिस बड़े वाला, ये 70th राइबोसोम, 70th राइबोसोम में ये आपका 50th सब यूनिट। तो जो पहला अमीनो एसिड होता है टीआरएनए के साथ जुड़ के, वो ए साइट पे आता है, ए साइट पे, ठीक है। चलिए, इन दोनों राइबोसोम की सब यूनिट का जो जिक्र है ये आरएनए के बाद का दिया गया है स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों जब मिलते हैं तो भाई पहले आप मान के चलिए कभी भी दोनों राइबोसोम साथ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं, जब उन्हें प्रोटीन बनानी होती है। तो जैसे ये मान लो एमआरएनए है, दिस इज एमआरएनए, इस एमआरएनए पर जहां पर 5 प्राइम 3 प्राइम जहां पर एयूजी दिखाई देता है, वहां पर 30th राइबोसोम सब यूनिट जाके जुड़ जाता है, और इस तरह से जुड़ता मतलब इसे स्कैन कर रहा होता है, बेसिकली ऐसे ऐसे स्कैन कर रहा होता है। और जहां पर इस तरह से जुड़ता है कि पी साइट पर एयूजी आ जाए, कौन आ जाए पी साइट पर, एयूजी, एयूजी पी साइट पर आ जाए। ये बात मैं इनिशिएशन में दोबारा भी बताऊंगा, है ना सर। ये इस तरह से यहां आके जुड़ जाते हैं। फिलहाल आप बस इतना समझो कि भाई ये राइबोसोम यहां पर आके जुड़ गया और बड़ा वाला सब यूनिट भी यहां पर आके जुड़ गया। तो मतलब ये तभी जुड़ते हैं जब इनको क्या करना होता है, इनिशिएशन करना होता है, अदरवाइज ये आपस में नहीं जुड़ते हैं, लाइक दिस या ऐसे। तो ओनली ड्यूरिंग द इनिशिएशन ये एमआरएनए के साथ जुड़ते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। दिस इज नोन एज व्हाट, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो बेटा ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए, ये पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि दोनों सब यूनिट राइबोसोम की कभी भी साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ जब उन्हें ट्रांसलेशन करना होता तब एमआरएनए के साथ आके वो जुड़ती हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये दोनों राइबोसोम की सब यूनिट्स के बारे में डिटेल है और ये मैं पहले भी किसी क्लास में समझा चुका हूं, जैसे 30th राइबोसोम और 50th मिलकर क्या बना लेते हैं, 70th। मैंने बताया हुआ कि छोटी सब यूनिट में 16s आरआरएनए होता है और 50s में 5s और 23s होता है, शायद पिछली क्लास में एक डायग्राम बना के भी समझाया था। और असेंबल आरएनए में फिर ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, और प्रोटीन के जो नंबर हैं वो याद रखना इतना जरूरी नहीं है। मैंने ये बताया था कि लगभग 80 प्रोटीन हमारे इसमें होते हैं, राइट। तो 5s RRNA, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था ट्रांसक्रिप्शन वाली किताब में, जब हम ट्रांसक्रिप्शन समझ रहे थे RRNA में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस कैसे होते हैं वो हम समझ रहे थे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 49 और 33, और ये बहुत ही ऑथेंटिक जेनेटिक्स की, प्योर जेनेटिक्स की किताब है। ओके, या फॉरेन राइटर की सिर्फ जेनेटिक्स की किताब है। ओके, तो बेटा ये हम पहले ही बता चुके हैं और मैंने ये भी बताया था कि जो 28s RRNA है और इधर 23s RRNA है, ये आपके लिए किसका काम करता है सर, ये राइबोजाइम का काम करता है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो ये दिख रहा है आपको, ये जो क्या है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। चलिए, ये टीआरएनए है, दिस इज द टीआरएनए। बेटा टीआरएनए में ये वाला जो एंड होता है 3 प्राइम एंड, यहां पर एसीसी एंड होता है। मतलब टीआरएनए अपने आप में भाई एक ये जो स्ट्रक्चर है 2D स्ट्रक्चर, इसे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। टीआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता, अगर हो भी जाएगा तो वो फिर अपना क्या करेगा, प्रोटीन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता वो सीखेंगे आज हम, आपको पहले से आता भी होगा वैसे, ठीक है ना। देखो ये अपने ऊपर ही फोल्ड होके क्या हो गया, बस डबल स्टैंडर्ड हो गया। जैसे यहां से शुरू करो, ये
तो देखो ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो बेटा 5 प्राइम पर जो है यहां पर एक स्पेसिफिक बॉन्ड होता है, मतलब ग्वानिन या एडेनिन होता है। यहां पर ये एसीसी फिक्स होता है, ये हमेशा एसीसी ही रहेगा। और इस एंड पर तुमको बाद में क्या जोड़ना होता है, यहां पर ही अमीनो एसिड जुड़ता है। कहने का मेरा मतलब यह है, यहां से आप यह सीख सकते हो कि एट 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए अमीनो एसिड बाइंड्स। भाई अमीनो एसिड कौन है, असेप्टर मॉलिक्यूल है ना भाई, अडेप्टर मॉलिक्यूल है। तो अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड पर, सॉरी टीआरएनए 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड को लेके आएगा, और इस साइड एंटी कोडॉन से वो क्या पढ़ता है, वो एमआरएनए को रीड करता है। तो ये एक्चुअल ट्रांसलेटर है। एक्चुअल ट्रांसलेटर बेटा ये, ट्रांसलेटर में हो सकता है ईआर हो, ठीक। तो ये करता है ट्रांसलेट, कि मैं इस साइड से पढ़ूंगा जेनेटिक कोड को, और उस साइड से मैं उस करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड को उखाड़ के पकड़ के ले आऊंगा। सॉरी, तो ये एक्चुअल टीआरएनए है। या ओके, ठीक है भाई। सो इन ऑल द टीआरएनएस द न्यूक्लियोटाइड एट द 3 प्राइम एंड कंटेन्स द सीक्वेंस सीसीए, है ना, उधर से अगर देखोगे तो एसीसी। ओके, बाकी इसमें देखो ये इनोसिन, मेथिल इनोसिन, सीडोयूरिडीन, डाइमिथाइल ग्वानोसिन, राइबोथाइमिडीन, ये डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन, ये मॉडिफाइड बेस होते हैं। और ये जो मॉडिफाइड बेस होते हैं, ये पोस्ट ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में मॉडिफाई होते हैं, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। पिछली क्लास आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज द प्रोसेस, कि जब जेनेटिक कोड आना होता है, जब जेनेटिक कोड आता है एमआरएनए में, हम थोड़ी देर में ही पूरा प्रोसेस सीक्वेंस वाइज पढ़ने वाले हैं। ये प्रोसेस है कि जैसे ही अमीनो एसिड में क्या आएगा, मान के चलो ये जेनेटिक कोड आया, ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए उस अमीनो एसिड को, पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ले आएगा। अब कौन से अमीनो एसिड को लाएगा, तो ये जेनेटिक कोड के हिसाब से वो टेबल में दिया रहता है। जैसे सीसीजी है, तो आप चाहो तो देख सकते हो कि सर सीसीजी जो है वो प्रोलीन को कोड करता है। सीसीजी, ये देखो सीसी वाले चारों प्रोलीन को कोड करते हैं। तो जैसी सीसीजी यहां आया, यहां पर आया, तो नीचे लिखा भी है प्रोलीन कोडॉन। तो प्रोलीन लेके कौन आएगा, प्रोलीन लेके आएगा सर एक पर्टिकुलर टीआरएनए। कौन सा टीआरएनए, जो इस सीसीजी को भी पढ़ ले। कैसे पढ़ ले, कि सर मेरे पास एंटी कोडॉन है, प्रोलीन एंटी कोडॉन है, मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड वगैरह बना लू या डबल बॉन्ड बना लू एज पर द सिचुएशन। और इधर की तरफ 3 प्राइम एंड पर मैं क्या लेके आऊंगा, प्रोलीन को लेके आऊंगा। मैं वो टीआरएनए जो प्रोलीन लेके आता हूं, मैं वो टीआरएनए जो फिनाइल एलानीन लेके आता हूं। तो मुझे इस तरह से लिख दिया जाता है ना, टीआरएनए प्रोलीन, टीआरएनए फिनाइल एलानीन, टीआरएनए सिस्टीन, टीआरएनए एमईटीएच मिथ्योनिन, ओके, टीआरएनए एएलए एलानीन, इस तरह से लिख दिया जाता है। तो ये हमारा सीक्वेंस है ना। सेम यही फॉर्मूला जो है यहां पर भी दिखाया गया है, कि जैसे ये कोडॉन है, ये किस में है, कोडॉन एमआरएनए में है। एमआरएनए में मान लो एजीयू कोडॉन आया, तो सर अब एजीयू चिल्ला रहा है एमआरएनए मॉनिटर क्लास का, है ना भाई, क्योंकि डीएनए यानी कि टीचर ने लिस्ट दे दी है। अब वो बुला किसको रहा है, सेराइन को। अब ये बात ना तो इस एमआरएनए को पता है कि मैं सेराइन को बुला रहा हूं, और ना खुद सेराइन को पता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। ये बात किसे पता है, सर इस टीआरएनए को पता है। तो देखो छोटे छोटे डायग्राम में लिखा हुआ है कि 3 प्राइम पर अमीनो एसिड जुड़ता। कभी आप सोचो सर ये तो किताब में दिया ही नहीं है, दिया भाई, सब दिया, हाँ, देखने की जरूरत होती है। 5 प्राइम एंड पर मतलब वो फिक्स लोकेशन है, कुछ नहीं है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये यूसीए एंटीकोडॉन किसके लिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही याद रखिएगा। हाँ, कभी आप सोचो बस सर, क्योंकि ये डायग्राम अलग से एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, कि एंटीकोडॉन यूसीए इज यूज्ड फॉर या स्पेसिफिक फॉर। अब तुम सोचते रहोगे यूसी तो सिराइन को कोड करता है, क्योंकि टेबल में यूसी सिराइन तुम रट लिए थे, पर पता चला यहां मोई मोई होना हो जाए, ठीक है ना भाई। तो एंटीकोडॉन सिराइन, है ना, ये यूसी। अच्छा, सिराइन के 6 कोडॉन है, यहां पर मजे की बात है, सिराइन के 6 कोडॉन है, और वो जो 6 कोडॉन है उनमें से बाकी के 2 कोडॉन बेटा इधर है, ये रहा एजीयू एजीसी, ये रहा एजीसी, ठीक है ना। तो एजीसी
वाला जेनेटिक कोड यहां पर ये यूएसी एजीयू, हाँ ये मैंने किया ना हाईलाइट, ये एजीयू। तो देखो एजीयू, और मजे की बात देखो ये क्या है, कहां गया, यहां पर बहुत ही मजे की बात बताता हूं मैं, ये वाला एजीयू, ये एंटी कोडॉन यूसीए और कोडॉन यूसीए दोनों ही सिराइन को ही कोड करते हैं। ये बहुत ही शानदार बात है ना। मतलब ये ऐसा पेर, ये बहुत ही सेलेक्टिव डायग्राम होते हैं भाई साहब ये एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी द गॉड फादर बुक। आप बात समझ रहे हो, अगर मैं यूसीए को एंटी कोडॉन बना दूं या कोडॉन बना दूं, वो सिराइन को ही कोड करेगा। हाँ ठीक है ना भाई, हाँ चलिए भाई, तो सिराइन आ गया, तो ये याद होना ही चाहिए हमको। अब हम देखते हैं प्रोसेस कैसे होती है। तो भाई सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। 3 स्टेप में हम ट्रांसलेशन को खत्म कर सकते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो जो ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन में 3 स्टेप है। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 elongation and number 3 टर्मिनेशन। तो देखो बेटा, elongation, इनिशिएशन, देखो अपनी एनसीईआरटी में लिखा होगा कि जब छोटी सब यूनिट एमआरएनए को टच करती है तब इनिशिएशन शुरू होता है ना भाई। तो इनिशिएशन मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बताता हूं क्या क्या चीजें होती हैं। पहले मैं वाली बात लिख देना चाहता हूं, when 30s when स्मॉलर 30s ऑब्लिक 40s, हम ज्यादातर मतलब जो चीजें हैं वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन को समझ के लेके चलेंगे, है ना। राइबोसोम, सब यूनिट स्ट्राइक विद एमआरएनए, it is the starting oblique initiation of ट्रांसलेशन। अब ये शुरुआत माना जाएगा। अब देखो होता क्या है पूरा, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये अच्छा ट्रांसलेशन चलता कहां भाई, साइटोप्लाज्म में। तो देखो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है समझिएगा। छोटा राइबोसोम, मतलब छोटी सब यूनिट राइबोसोम की, वो एमआरएनए पे स्लाइड कर रही है, इनिशिएशन कोडॉन ढूंढ रही है ना। उधर टीआरएनए को पता है कि भाई पहला अमीनो एसिड तो मिथ्योनिन लेके जाना है, तो टीआरएनए मिथ्योनिन को मनाने में लगा हुआ है। हर एक अमीनो एसिड को उसका पर्टिकुलर टीआरएनए मनाने में लगा हुआ रहेगा, मनाने में लगा रहे कि चलो भाई चल तुझे बुलाया जा रहा है। और मॉनिटर जैसे कह रहा हो कि चलो भाई चलो तुम्हें बुला, मतलब टीआरएनए यानी कि मॉनिटर के दोस्त। टीचर कौन है, डीएनए। एमआरएनए क्या है, क्लास का मॉनिटर जिसके पास लिस्ट है कि इन बच्चों की लाइन लगवानी है, ठीक है ना। और एमआरएनए के दोस्त टीआरएनए, यानी कि मॉनिटर, क्लास मॉनिटर के दोस्त पकड़ के लेके आ रहे हैं उन बच्चों को जिनकी बारी आने वाली है। तो वो मानते नहीं है, तो उनको भाई एक्टिवेट करना पड़ता है। तो देखो इनिशिएशन में होता क्या क्या है, इट सेल्फ इनिशिएशन में क्या क्या होता है। इनिशिएशन में देखो सबसे पहला क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ 30s राइबोसोम बाइंड विद एमआरएनए, ये सबसे पहला स्टेप है भाई। नंबर 2 देखो, दूसरा स्टेप है जो
अमीनो एसिड का एक्टिवेशन और उस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए पर जोड़ना, यानी कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसिड को एक्टिवेट भी करना पड़ता, मोटिवेट भी करना पड़ता है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग का मतलब लोडिंग। टीआरएनए अपने ऊपर लाद के लेके चलेगा इस अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड मान ही नहीं रहा तो उसको दो लगाए जाते हैं एटीपी, दो एटीपी और एनर्जी लगती है। और वो हाँ 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 मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं। और उस अधमरे बेहोश हो चुके अमीनो एसिड को, ऐसे हो चुके अमीनो एसिड को टीआरएनए लाद के चल देता है कि चल भाई उठा इसको, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3, अटैचमेंट ऑफ या बाइंडिंग बोल सकते हैं, है ना भाई। अटैचमेंट इमोशनली भी हो सकता है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। बाइंडिंग ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए विद एमआरएनए। और बेटा इसको हम बोल सकते हैं आईई कोडॉन एंटी कोडॉन रिएक्शन। और नंबर 4, बाइंडिंग ऑफ लार्जर राइबोसोम 50s राइबोसोमल सबयूनिट कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। देखो फिर से समझ लो, ये मान लो राइबोसोम है और सॉरी आरएनए है, इस पे छोटा वाला राइबोसोम इसको स्कैन करेगा, छोटा वाला राइबोसोम कि कहां है इनिशिएशन कोडॉन, और वहां जाके अपना इनिशिएशन कोडॉन जहां पर है वहां इस तरह से चिपक जाएगा कि उसका पी साइट वहां पर आ जाए। ओके, फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली ही बाजू में साइटोप्लाज्म में टीआरएनए अमीनो एसिड मिथ्योनिन को बनाने में लगा हुआ है, जिसपे यूएसी वाला जो कोड है ना, यूएसी एंटीकोडॉन, जिसपे आप सोचो एयूजी स्टार्टिंग कोडॉन है जेनेटिक कोड मिथ्योनिन के लिए, तो एयूजी पे कौन जाके बाइंड करेगा, सोचिएगा आप, है ना भाई। अगर मैं यहां पर लिख दूं आपके लिए जरा देर के लिए कि ये हमारा एमआरएनए है, इस एमआरएनए पर जेनेटिक कोड ये एयूजी है, यहां पर एयूजी, तो इस पर कौन सा टीआरएनए आके बाइंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है सर यूएसी बाइंड करेगा, है ना भाई, यही तो बाइंड करेगा। तो ये यूएसी इधर बगल में साइटोप्लाज्म में मनाने में लगा हुआ है, किसको, ये सर मनाने में लगा हुआ है मिथ्योनिन अमीनो एसिड को। मिथ्योनिन अमीनो एसिड चल भाई चल तेरी बारी आने वाली है। अब मिथ्योनिन अमीनो एसिड नशे में पड़ा हुआ है, मतलब मान ही नहीं रहा है कि नहीं नहीं हमारी बारी नहीं आ रही है, वो तो एयूजी एयूजी चिल्ला रहा है, हमें कहां बुला रहा है, एमआरएनए तो एयूजी एयूजी चिल्ला रहा है, बोला तेरी बारी है भाई। तो देखो होगा क्या, अगर मैं वापस से बताऊं, यहां पर जो छोटा सा यूनिट है राइबोसोम का, वो इस तरह से इसको स्कैन कर रहा होगा और इस तरह से यहां बाइंड हो जाएगा, इस तरह से बाइंड होगा कि पी साइट, याद रखिएगा P4 पेप्टाइडल फॉर्मेशन साइट इनिशिएशन कोडॉन पे आए, ये आपको याद रखना। ये पी साइट पर कौन आ गया, इनिशिएशन कोडॉन पी साइट पे आ गया, आ गया, ठीक। उधर साइमल्टेनियसली ये अपने अमीनो एसिड को बनाने में लगा हुआ, और जब वो मान जाएगा तब वो यहां पर आके बाइंड होगा और पीछे से फिर बड़ी सब यूनिट आके जाएगी, ये स्टेप चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेचारा टीआरएनए, इस टीआरएनए को आप क्या कह सकते हो, इस टीआरएनए को आप कह सकते हो बेटा, टीआरएनए को क्या कह सकते हो आप, मिथ्योनिन टीआरएनए, ऐसे। ये अब ये अमीनो एसिड मिथ्योनिन चलने को राजी नहीं है, तो देखो क्या होगा, यहां पर बेटा मिथ्योनिन को
मीथियोनिन अमीनो एसिड को बेटा एटीपी की चपत मारी जाएगी, उसका दिमाग से चिड़िया उड़ गई, तुमको समझ में नहीं आ रहा, जनवरी आने वाली, पढ़ाई नहीं कर सकते। तो बेटा ये हमारा मीथियोनिन और एएमपी का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, ये भाई तू इधर बैठ, ये रहा, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इस काम को करवाने की जिम्मेदारी एक स्पेसिफिक से उस पर है ना। तो इसको करवाने की जिम्मेदारी एक एंजाइम पर है, जिस एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। फिलहाल मैं उसको ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। ये वो एंजाइम है जो मैंने रेड कलर से बनाया, प्लस यहां पर आपका पायरोफॉस्फेट निकल जाए। अब ये जो है ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है अमीनो एसाइल, ये अमीनो एसिड है। अब यहां पर अमीनो एसिड कौन है, मिथाइल, मीथियोनिन, मीथियोनिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, सिंपल आप इसको ये कह सकते हैं। या कोई भी एट रैंडम अमीनो एसिड होगा, ये बात तो आगे भी आएगी भाई। जैसे फिलहाल पहले स्टेप के लिए मीथियोनिन आ रहा है, अगले वाले स्टेप पर एच पर द जेनेटिक कोड आएगा, बंदा जो भी आएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो यहां पर हमने ले लिया कि सीसीए कोडॉन आना है, सीसीए, उसके बाद आगे मान लेते हैं कि कुछ और जेनेटिक कोड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एसीए, जीजीए, ऐसे। तो भाई जब एसीए किसे कोड करता है, एसी कोड करता है सर थ्रियोनिन को, तो इसका जो एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए होगा वो अपने थ्रियोनिन को मना रहा होगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड को मनाने का काम चल रहा है। तो सर ये एक एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब अमीनो एसिड एडिनाइलेट, इस एएमपी को दूसरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का दूसरा नाम होता है एडिनाइलेट। तो अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसको हम कहते हैं, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम लेके टीआरएनए को ले जाके दे देगा कि ले भाई तेरा क्या, तेरा टीआरएनए, ले भाई तेरा अमीनो एसिड। अभी क्या होने वाला है, तो भाई ये तो हो गया पहला स्टेप। ए, अब ये जो टीआरएनए है, दिस टीआरएनए, दिस विल कम इनटू द पिक्चर, इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद यहां पर क्या बनेगा, ये टीआरएनए जो कि स्पेसिफाइड है किसके लिए, मीथियोनिन के लिए, मीथियोनिन इस पे चिपक जाएगा यहां पर इस साइड में, और सर प्लस एएमपी अलग हो जाएगा, और प्लस ये जो एंजाइम है ये एंजाइम फ्री हो जाएगा, प्लस ये एंजाइम फ्री हो जाएगा। ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है। इसने कसम खाई है कि मैं अमीनो एसिड को टीआरएनए पर जुड़वा के मानूंगा, और बेटा इसका नाम सिंथेटेज है क्योंकि ये टीआरएनए और अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए एटीपी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर एटीपी यूज होता है तो उसे सिंथेटेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंथेटेज बोला है। टीआरएनए, तो ये एंजाइम हमारा बच जाता है जो कि वापस रीयूज हो सके। अब ये चार्ज्ड टीआरएनए है, ये चार्ज्ड टीआरएनए इस एमआरएनए पर आके जुड़ता है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, दिस इज चार्ज्ड टीआरएनए। नेक्स्ट स्टेप में ये चार्ज्ड टीआरएनए यहां आके जुड़ जाएगा, और बेटा नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं यहां पर बनाऊं,
this charged tRNA now will bind to this site here. ये बेटा यहां पे आके बाइंड करेगा, यहां पे ये यहां बाइंड करेगा, और यहां बाइंड करने के साथ साथ ही आप समझ जाइएगा ये कहां बाइंड करेगा, पहला यहां पे आके बाइंड करेगा हेयर, ऐसे। और जैसे ही ये आके जुड़ेगा तो देखो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कह रहे हो आप, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, मैं क्या करता हूं थोड़ी देर के लिए यहां पर इसके पर काटता हूं, इतने बड़े पर ठीक नहीं है इसके, ये यहां से आके जुड़ गया है ना, और लगे हाथ साथ साथ ही, लगभग साथ साथ ही क्या होगा, बड़ा वाला जो सब यूनिट है राइबोसोम का, ये कौन सा सब यूनिट था 30s, ये आपका 50s, ये भी आके जुड़ जाएगा, ये भी आके क्या करेगा, जुड़ जाएगा। और जैसे ही आके जुड़ेगा तो बेटा यहां पर ये पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये चीज लगभग साथ साथ चलती है, ये देखो, तो ये पूरा एक साथ हमारा होगा, ये इधर से आएगा और वो उधर से आएगा, तो ये बन जाएगा पूरा 70s एफ मिथ्योनिन, एफ फॉर्मुलेटेड के लिए होता है क्योंकि प्रोकैरियोट में, इन प्रोकैरियोट्स फर्स्ट अमीनो एसिड इज फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन, फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन। नॉट जस्ट मिथ्योनिन, मतलब उसकी फॉर्मुलेटेड फॉर्म होती है, एक फॉर्मल ग्रुप होता है वो लगा रहता है और कुछ नहीं, इसलिए मैंने एफ मेट टीआरएन लिख दिया। तो इसमें भाई इधर की तरफ कौन सी साइट है, ए साइट, इधर की तरफ कौन सी साइट है, पी साइट, और ये है ई साइट। तो ये ए साइट और ये इधर ये पी साइट, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये पी साइट और ए साइट, ये ए साइट पर पहला अमीनो एसिड जुड़े, सॉरी पी साइट पर पहला अमीनो एसिड जुड़े, पी फॉर पेप्टाइडल फॉर्मेशन साइट, और ए साइट फॉर असेप्टर साइट, ठीक है ना, ए साइट इज फॉर असेप्टर साइट। तो मैं अगर आपको बताऊं, दिस इज ए साइट एंड दिस इज पी साइट, और बेटा ये मान के चलिए आप ई साइट। तो बेटा ए फॉर असेप्टर साइट का मतलब है कि एवरी न्यू टीआरएनए विल ज्वाइन हेयर, एवरी न्यू, ए फॉर असेप्टर के नया आने वाला टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए यहां आके जुड़ेगा। एवरी न्यू चार्ज्ड टीआरएनए ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सेप्ट फर्स्ट वन बाइंड्स हेयर, वो यहां आके जुड़ता है। ओके यस। और पी साइट का मतलब होता है बेटा पेप्टाइडल फॉर्मेशन साइट या पेप्टाइडल ग्रोइंग साइट। पी का मतलब होता है पेप्टाइडल साइट, पी का मतलब क्या है, पेप्टाइडल साइड या साइट। तो बेटा फर्स्ट टीआरएनए बाइंड करता है यहां पर, एंड
जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इसी के थ्रू यहीं से यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो होती है, इसलिए इसे पी साइट कहते हैं। ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्ड अप हेयर या ग्रो हेयर, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो हेयर ऐसे हम लिख सकते हैं। ये पी साइट है। और जो अनचार्ज्ड टीआरएनए है, दिस इज फॉर अनचार्ज्ड टीआरएनए, ये अनचार्ज्ड टीआरएनए। यहां पर बीच में याद रखिएगा एमआरएनए का होना जरूरी है, और इस तरफ 5 प्राइम एंड और इस तरफ 3 प्राइम एंड, और ये सर एयूजी, ये एयूजी पर होना चाहिए पी साइट। पी साइट should encounter at AUG, AUG पर वो आना चाहिए, ये इनिशिएशन, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से समझा दूं, होगा क्या क्या बेटा, इधर ये छोटी वाली सब यूनिट 30S राइबोसोम अपने एमआरएनए को खोजेगी, और इन सारे स्टेप पर इनिशिएशन फैक्टर्स भी लगते हैं, जिनको याद करना आपके लिए खैर जरूरत तो नहीं है, पर मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तो सर ये इनिशिएशन फैक्टर 3 के हेल्प से लगता है बेसिकली, बट नॉट नेसेसरी क्योंकि अपने उधर नहीं दिए हुए हैं। तो ये 30S राइबोसोम आ गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया 30S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स, है ना भाई। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 30S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। ओके, उधर साइमल्टेनियसली ये वाला काम चल रहा है, पैरेलली ये वाला काम चल रहा है, बेचारा टीआरएनए मनाने में लगा हुआ है। टीआरएनए, ये टीआरएनए मनाने में लगा हुआ है, ये अनचार्ज्ड है अभी इस पे आया नहीं है कुछ। इसने बोला कि चल भाई मिथुनिन तेरी बारी आ गई, बोला हम नहीं जा रहे मिथुनिन को लगाया चपत एटीपी यहां पर एंजाइम की हेल्प से। ओके, और बेटा ऑब्वियसली बात है एटीपी तो लगेगा ही, तो मिथ्योनिन एएमपी और ये खुद एंजाइम, ये बेटा एंजाइम है खुद, प्लस पायरोफॉस्फेट, तो इसका नाम है अमीनो एसाइल एडिनाइलेट, एएमपी को एडिनाइलेट कह रहे हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मतलब टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये पूरा का कॉम्प्लेक्स ये जुड़ गया, ठीक। इस प्रोसेस में बेटा एएमपी एटीपी खर्च हुआ है, ये आप देख सकते हो। अब आप इसको समझ लीजिए, ये वही चीज है जो मैंने अब तक समझाई आपको, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। यहां पर आप देख सकते हो अमीनो एसिड है, उस पर एटीपी आया, पायरोफॉस्फेट अलग हुआ, ये बन गया एएमपी, है ना, और प्लस एंजाइम लगा हुआ है साथ में, अमीनो एसिड प्लस एएमपी। अब आया टीआरएनए, अमीनो एसाइल एएमपी ऊपर लिखा हुआ है, अमीनो एसाइल एएमपी। अब आया टीआरएनए, एएमपी हट जाएगा और यहां पर ये अमीनो एसाइल टीआरएनए बन जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द टीआरएनए चार्जिंग एन अमीनो एसिड इज लिंक टू द इट्स एप्रोप्रिएट टीआरएनए। ये और भी अच्छा है, इसमें विद एंजाइम दिखाया गया है। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, इस एंजाइम पर अमीनो एसिड के जुड़ने की जगह होती है, एएमपी के जुड़ने की जगह होती है, और बेसिकली टीआरएनए के जुड़ने की जगह होती है, ठीक है ना। तो इस पर आप देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले एक अमीनो एसिड आके जुड़ेगा, साथ में एटीपी आके जुड़ेगा, बेसिकली एटीपी ना जुड़ के एएमपी जुड़ेगा, पायरोफॉस्फेट अलग हट जाएगा। तो देखो ये पूरा एंजाइम है जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया, अमीनो एसिड, ये रहा अमीनो एसिड और ये रहा एएमपी, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब आप देख लीजिए सर कहां गया, इसको ले चलते हैं ऊपर, तुम्हारी जरूरत है ऊपर, है ना। हाँ, हाँ यहां पर ठीक है। ये देखो, यहां देखो बेटा आप, ये देखो ये क्या है, रेड कलर का सर्कल एंजाइम है, अमीनो एसिड है और
AMP है। ये तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना भाई, ये बेटा तीनों जुड़े हुए हैं, ये जुड़ गए, ठीक है, ये आप समझिए। तो AMP ये एन अमीनो एसिड एंड ATP टू द एंजाइम, ये हो गया। अब टीआरएनए देखो यहां पर आके बाइंड हो चुका, जैसे टीआरएनए आएगा AMP रिलीज हो जाएगा, AMP रिलीज हो जाएगा, और बाद में ये चार्ज्ड टीआरएनए और ये अमीनो एसिड रिलीज हो जाएगा। तो ये चार्ज्ड टीआरएनए है, दिस इज चार्ज्ड टीआरएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम। ओके, द करेक्ट टीआरएनए बाइंड टू द एंजाइम, राइट। तो देखो ये चार्ज्ड टीआरएनए और ये एंजाइम वापस से रीयूज होने के लिए यूज हो चुका। अब ये चार्ज्ड टीआरएनए अपने एंटीकोडॉन पे जाके जुड़ जाएगा। दिस अमीनो एसाइल ऑफ टीआरएनए, दिस इज ऑल्सो द सेम। आप ये वाला समझिए, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखो ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, उस पर अमीनो एसिड भी आके जुड़ेगा, एटीपी आके जुड़ेगा, पायरोफॉस्फेट हट गया। अभी ये क्या है, एंजाइम है, एएमपी है और अमीनो एसिड है, तीनों जुड़े हुए हैं। अब टीआरएनए आया, टीआरएनए आया तो एएमपी हट गया, और उसके बाद चार्ज्ड टीआरएनए हमारा रिलीज हो गया। ये चार्ज्ड टीआरएनए, ये हमारा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए हो चुका है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ओके। अब देखो दोस्तों, ये भाई थोड़ा डिटेल में है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं कि एंटीकोडॉन इधर है और ये एसीसी जहां पर था उधर ये जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये एडेनिन, पता है कौन सा एडेनिन है, ये वाला एडेनिन है, ये लास्ट वाला एडेनिन है। तो इसके इस तरफ ये एएमपी जुड़ता है और ये अमीनो एसिड जुड़ता है। देखो ये एडेनिन है और इधर ये अमीनो एसिड ऊपर जुड़ जाएगा। तो बेसिकली टीआरएनए का ये वाला हिस्सा कौन सा है, समझिएगा बात को ध्यान से। ये एडेनिन है ना, एडेनिन लास्ट में, अब एडेनिन अकेला तो होता नहीं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। तो देखो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है टीआरएनए, और उस पे अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है। अमीनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अमीनो एसिड बाइंड्स विद 3' OH of adenine, okay, by its COOH ग्रुप। ये आप देख सकते हैं, ठीक है भाई, दोबारा से समझा देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसका है, अमीनो एसिड का है। ये COH ग्रुप से किसके साथ जुड़ा है, टीआरएनए का जो लास्ट वाला एडेनिन है उसके 3' के OH से जुड़ा है। ओके, या सो लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है ना, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली ओलंपियाड्स एनएससीबी वालों के लिए होता है, वहां पर ये चीजें पूछी जाती है आईएनपीओ के लिए। चलिए बेटा, ये वो वाली चीजें हैं जो मैं बता चुका हूं अभी तक, है ना। इनिशिएशन अपना पूरा हो चुका है बेटा। इनिशिएशन में बेसिकली क्या खर्चा आएगा अभी हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक एएमपी तो एक एटीपी तो लग चुका है स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद मतलब बेसिकली जब एंटीकोडॉन और कोडॉन आपस में बाइंड करते हैं ना, वहां पर भी जीटीपी खर्च होता है बेसिकली। ये देखो, ये देख सकते हो आप, है ना। ये देखो, ये स्टार्ट कोडॉन है, ये इनिशिएटर टीआरएनए आया, मिथुनिन लेके आया, ये दिखा रहे हैं। जीटीपी की जरूरत पड़ती है, जीटीपी की, ओके। और ये पूरा लार्ज सब यूनिट भी साथ में आ गया। ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट, है ना, ओके। द अराइवल ऑफ ए लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट कंप्लीट्स द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सबसे लास्ट में वही बनाया है मैंने, सब यूनिट कंप्लीट्स द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहां पर बीच में प्रोटीन फैक्टर भी लगते हैं, वो इधर नहीं दिखाए गए हैं, ओके। हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीटीपी प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द असेंबली, ओके। या द इनिशिएटर टीआरएनए इन द पी साइट। इनिशिएटर टीआरएनए कहां आएगा, पी साइट पर।
द ए साइट अगले अमीनो एसिड के लिए छोड़ी जा चुकी है। याद रखिएगा, फॉर ईच अमीनो एसिड टू बी एडेड इन चेन, वन अमीनो एसिड plus 1 GTP is used. One amino acid during activation of amino acid. जब एक्टिवेशन होता है ना दोस्तों, जब अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जा रहा था तब एटीपी खर्च हुआ था। और एक जीटीपी कब लगा? जब टीआरएनए और एमआरएनए का मिलन हुआ, जब एक्टिवेटेड टीआरएनए एमआरएनए पे आके जुड़ा, है ना भाई। टीआरएनए एमआरएनए बाइंडिंग टू बी एडेड इन चेन, ये हो गया। प्लस हम आपको बताएंगे कि इलोंगेशन के टाइम पर भी एटीपी खर्च होता है। ये तो हुआ एट इनिशिएशन। ये कहां पर लगा? एट इनिशिएशन। ओके, अभी देखते रहिएगा। तो बेटा इनिशिएशन हमारा हो चुका है, अब बारी आती है इलोंगेशन की। अच्छा, इनिशिएशन के लिए एक साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस में आपको बता देता हूं, स्टार्ट कोडॉन इन प्रोकैरियोट्स। देखो क्यों डबल एस राइबोसोम, डबल एस आरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। देखो सर ध्यान से सुनिए, जब मैंने बोला था कि ये एमआरएनए है और एमआरएनए पर छोटा राइबोसोम इसको स्कैन करता है और ढूंढता है कि एयूजी कहां है, तो सर ध्यान से सुनिएगा, जैसे एयूजी यहां पर है, ये रहा एयूजी, ठीक। तो बेसिकली उस एयूजी से थोड़ा पीछे एक स्पेशल सीक्वेंस होता है एमआरएनए के अंदर, जिसे हम साइन डेलगैर्नो एसडी सीक्वेंस कहते हैं। इस एसडी सीक्वेंस के ही बाजू में हमको क्या मिलता है? स्टार्ट कोडॉन मिलता है। सर ये वो एसडी सीक्वेंस वो है जो बाइंड करता है या कॉम्प्लीमेंट्री होता है? एसडी सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री with 16s rRNA of 30s राइबोसोम। याद करिए सर, जो 30s राइबोसोम है प्रोकैरियोट के अंदर, वो पहले जाके बाइंड कर रहा है एमआरएनए से। क्यों? क्योंकि सर 30s राइबोसोम में जो 16s rRNA है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो इस साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री है ना। AGG ये रहता बेसिकली साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस, है ना। AGGU, इधर भी यू लगा सकते हो, इधर भी यू लगा सकते हो। AGG AGG ओके। ये कंजर्व रहता भाई, ये मैं मतलब अप टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज बता रहा हूं आपको। ये जो है ये वाला AGGU इससे पहले यूए हो भी सकता है, नहीं भी, ये आपको जरूर याद रखना। AGGU ये साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री किसमें मिलता है? छोटे राइबोसोम में जो 16s rRNA है उसमें। ये रहा देखो 16s rRNA ऑफ 30s राइबोसोम। तो अगर हमारा एमआरएनए डबल स्टैंडर्ड होगा तो उस पर राइबोसोम नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही ट्रांसलेशन में काम आ पाते हैं। ओके, जो आरएनए आई होती है, आरएनए इंटरफेरेंस, उसमें हमारे एमआरएनए को डबल स्टैंडर्ड बना दिया जाता है ताकि वो राइबोसोम से ना जुड़ सके। तो बेटा साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस तो किसमें हो गया? प्रोकैरियोट में हो गया। ऐसी कोजक सीक्वेंस जो होता है हमारा, कोजक सीक्वेंस वो यूकैरियोट में होता है। तो स्टार्ट कोडॉन इन यूकैरियोट नियर कोजक सीक्वेंस।
ओके, और स्टार्ट कोडॉन इन प्रोकैरियोट नियर साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। अब देखो कोजक क्या होता है, कोजक भी ऐसा ही कुछ 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसके खुद के अंदर रहता है। ये कोजक है बेटा, ACC AUGG, ACC AUGG। अब इसमें से ये वाला AUG खुद स्टार्टिंग कोडॉन है। ये कोजक सीक्वेंस है, ये एमआरएनए में पाया जाता है, कोजक साइंटिस्ट के नाम पे इसको कोजक रूल भी कहते हैं, है ना। इसी के अंदर ये स्टार्ट कोडॉन हमारा देखने को आपको मिल जाएगा। तो प्रोकैरियोट में साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस और यूकैरियोट में AUG। ओके, ये कोजक सीक्वेंस है। aside from an AUG codon itself, a guanine at the +4 ये वाला पोजीशन एंड ए प्यूरीन प्रेफरली एंड एडेनिन एट द -3 पोजीशन, ये A और G, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है स्टार्टिंग कोडॉन सिलेक्शन की, इसको कोजक रूल कहते हैं। तो एक ये वाली साइट, दिस वन साइट, और एक ये वाली साइट, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसी के बीच में आपका AUG रहता है। तो ये कोजक सीक्वेंस है ना दोस्त। इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन रहेगा, जो 40S राइबोसोम है उसके अंदर जो 18S rRNA है। तो ये स्टार्टिंग कोडॉन की कहानी हमारी हमने आपको बताई। इसके अलावा बेटा दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, इसमें यह दिखाया गया है कि जो पॉली ए टेल होती है, पॉली ए टेल, ये यूकैरियोट्स के लिए है कि वो ना पता ऐसे घूम के राइबोसोम की स्टार्टिंग में हेल्प करवाती है ना। तो चाहो तो इसको पढ़ लेना, बात समझ में आ रही है भाई। देखो ये कैप बाइंडिंग कैप होता है ना, 5 प्राइम पर कैप होता है यूकैरियोट पे, और उस पे आके राइबोसोम जुड़ेगा, यही तो कहीं होगा ना ये रहा AUG। तो पॉली ए टेल ऐसे घूम के, ऐसे पूरा घूम के स्टार्टिंग में उसको आशीर्वाद देती है कि बेटा हाँ सही से लग जा, सही से लग जा, तेरे को काफी काम करना है। ये रहता पॉली ए टेल का, खैर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये हो गया भाई हमारा इनिशिएशन। अब इनिशिएशन के बाद बेटा अब आएगा इलोंगेशन। तो बेटा इलोंगेशन का मतलब है कि अब गाड़ी चल चुकी है और इसको मुकाम तक पहुंचाना है। तो इलोंगेशन में बेटा जो है, ये चाहो तो रेट याद रख लेना, प्रोकैरियोट में 15 से 20 अमीनो एसिड पर सेकंड और यूकैरियोट में 2 to 6 अमीनो एसिड पर सेकंड जो है वो क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है इलोंगेशन। देखते हैं इलोंगेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। इलोंगेशन बेटा कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स उसमें लगते हैं, लेट्स सी, मैं पहले समझा देता हूं, बहुत बड़ा का नहीं है, कुछ छोटा सा ही है। देखो ये भाई अपना mRNA, यहां पर ये AUG था, ठीक। अब AUG पर हमारा ये जो है राइबोसोम आके जुड़ चुका है, और राइबोसोम पर यहां पर P साइट पर, इसको मैं सिर्फ ऐसे बना देता हूं, यहां पर tRNA जुड़ा हुआ है, ओके, मिथ्योनिन चपका के जुड़ा हुआ है, और ये नीचे ये हमारा। अब देखो जो A साइट है, E साइट को ना भी बना तो भी चलेगा, E साइट को मैं नहीं बना रहा हूं बस समझने के लिए, ठीक है ना। अब देखो A साइट पर नया एंटी कोडॉन जेनेटिक कोडॉन के हिसाब से देखते हैं क्या आता है। मान लो यहां पर CCA है, ठीक है, तो बेटा यहां पर कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है यहां पर आएगा सर वो जेनेटिक कोडॉन, मतलब वो tRNA जिस पर GU या C कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट वाली पोजीशन बबल पोजीशन होती है। तो बेटा ये अपना CCA, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रोलीन प्रोलीन को कोड करता है ना। हम अमीनो एसिड 2 लिख लेते हैं, हालांकि वो प्रोलीन को ही कोड करता है ना। CC इज फॉर प्रोलीन, है ना, आपके लिए हम दिखा भी देते हैं, इसलिए मैं टेबल भी लाया हूं। ये देखो पहला बेस पेयर C, दूसरा C, ये रहा ट्रिपल C, CC वाले सब प्रोलीन को कोड करते हैं, ठीक है ना। यस, तो सर देखो ये आ गया अपना नेक्स्ट tRNA, दिस वन। अब ये अपना वही मना मुनू के लाया होगा उसको, है कि नहीं, ये सब मना मुनू के लाया होगा। तो बेटा ये आके यहां पर जुड़ेगा, ये आके कहां जुड़ गया,
यहां पर जुड़ गया। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, ये आ गया सर नंबर 2 अमीनो एसिड यहां पर। अब सर ये कहां पर आके जुड़ा है, ये जुड़ा है सर ए साइट पर, और ये कौन सी साइट है, पी साइट। तो ये इलॉन्गेशन का पहला स्टेप है, ये यहां पर आके जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद बेटा देखो क्या हुआ, ये दोनों अमीनो एसिड बहुत पास पास हैं, और यहां क्या होगा कि ये वाला अमीनो एसिड इधर बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ये काम होने वाला है। मतलब डाइपेप्टाइड जो बनेगा वो कहां बनेगा बेटा, डेट विल बी प्रेजेंट एट पी साइट, सॉरी ए साइट। नेक्स्ट जो स्टेप आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अब क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इन बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट अमीनो एसिड। और इस प्रोसेस में देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड है, जो पहला अमीनो एसिड है बेटा, वो ये बहुत पास पास है, ये मतलब इस तरह से बॉन्ड होगा कि बॉन्ड जुड़ेगा सर इसके साथ, बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, ये मिथ्योनिन, ये बॉन्ड जुड़ गया ऐसे। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के पास आप क्या देख सकते हो कि मतलब टेम्परेली डाइपेप्टाइड एट ए साइट, टेम्परेली ए साइट पे। अब क्या होगा सर, अब होगा ट्रांसलोकेशन, इसके बाद ट्रांसलोकेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप मैंने लिया और मैंने ऊपर वाला उड़ा दिया, ठीक है ना, ये भी मैंने उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया। तो बेटा ये डाइपेप्टाइड टेम्परेली कहां पर है, डाइपेप्टाइड ए साइट पर है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये याद रखिएगा सर, ये 5 प्राइम है और इस तरफ 3 प्राइम है, ये पूरा राइबोसोम इधर खिसकेगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं सर उसको, ट्रांसलोकेशन कहते हैं सर। अब होगा ट्रांसलोकेशन, और जब ट्रांसलोकेशन होगा तो बेटा ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होगा कि जो टीआरएनए, जैसे कि जो गुलाबी वाला टीआरएनए, जो डाइपेप्टाइड वाला टीआरएनए है, वो पहुंच जाएगा पी साइट पर, और व्हाइट वाला इनिशिएटर टीआरएनए पहुंच जाएगा सर बाहर, ओके, यानी कि ई साइट में। और सर ए साइट पर अगला नेक्स्ट जेनेटिक कोड रीच कर जाएगा, पहुंच जाएगा, मान के चलो GGCA मान लीजिए है। तो बेटा नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ ट्रांसलोकेशन। और बेटा ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, राइबोसोम शिफ्ट्स बाय 3 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब 1 जेनेटिक कोड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये और जब ये होगा तो सर अब आप देखिए सिचुएशन क्या रहने वाली है सर, सिचुएशन हो जाएगी ये वाली, ये है ट्रांसलोकेशन। और बेटा ट्रांसलोकेशन रिक्वायर जीटीपी, रिक्वायर 1 जीटीपी, ट्रांसलोकेशन में 1 जीटीपी लगता। तो जब ये ऐसा होगा तो सर देखो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा ये जो ये सिचुएशन बनेगी ये वाली है ना, लेट मी ट्राई, वाव बेटा ये सिचुएशन बनेगी कि ए साइट अब आप देख सकते हो फ्री हो चुकी है, और ये जो हमारा पी साइट है, पी साइट पर कौन आ चुका है, डाइपेप्टाइड आ चुकी है, और ये ई साइट में पहुंच चुका, आप मान लो ये ई साइट में पहुंच चुका है। इसके लिए तो मैं ई साइट ऐसी बना देता हूं, चलो ये मान लो कहां पहुंच गया, ई साइट में पहुंच गया है। मतलब ई साइट वैसे दिखाया नहीं है, मैं हटा ही देता हूं, ये बाहर आ गया है। तो सर जब ये बाहर आ गया है
तो ये बेचारा अब रिलीज आउट हो जाएगा, ये रिलीज आउट है ना। जिससे कि आपको याद रहे, मैं इस पर यूएसी लिख देता हूं, ये रिलीज आउट है, दिस इज रिलीज्ड आउट। ये रिलीज्ड आउट है, ठीक है ना। अब आप पूरा देख लीजिए सर वापस से, मैं अगर इस राइबोसोम को इधर खिसका दूं तो देखो डाइपेप्टाइड पी साइड पे आ जा रही है और नया अमीनो एसिड ए साइड पर आ चुका है, या सो दिस इज ट्रांसलोकेशन। तो आफ्टर ट्रांसलोकेशन क्या हुआ सर? आफ्टर ट्रांसलोकेशन व्हाट हैपेंड सर? आफ्टर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या हुआ? ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन आपको पी साइट पर दिखाई देगी, डाइपेप्टाइड एट पी साइट, ओके, एट ए साइट न्यू जेनेटिक कोड आ जाएगा, एंड तू यार और थोड़ा नीचे हो, तेरे लिए हमारे पास बस ये, ठीक है बेटा। एंड सर इनिशिएटर टीआरएनए या प्रीवियस टीआरएनए एग्जिट्स राइबोसोम, राइबोसोम, और इसमें जीटीपी लगता है। तो सर ये आ गया जीटीपी। अब आगे का देखते हैं। तो बेटा ये इलोंगेशन चल रहा है, इलोंगेशन का मैं यहां पर क्या लिखता हूं? ये इलोंगेशन का स्टेप 1 कि नया टीआरएनए आए, ओके। इलोंगेशन स्टेप 2 ट्रांसलोकेशन हो। और बेटा ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर मैं आपको बता दूं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई अलग से सेपरेट, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगती है बट यहां अलग से एटीपी खर्च नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों पास पास बहुत होते हैं। और दिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, नो न्यू एक्स्ट्रा एटीपी इज नीडेड, ओके। कोई अलग से एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, पी साइट पर प्रेजेंट टीआरएनए के अनचार्ज होने से रिलीज एनर्जी ही यूज हो जाती है, ओके। एनर्जी रिलीज्ड, समझ रहे हो भाई? ये मिथ्योनिन कहां पे था? ये मिथ्योनिन इस पे था, है कि नहीं? देखो मिथ्योनिन वहां पर था, ये रहा मिथ्योनिन, फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन। अब ये यहां से टूट के यहां लग गया, तो भाई जब ये यहां से टूट के यहां लगा तो इसके यहां से टूटने से पी साइट के अपने टीआरएनए से अनचार्ज होने पे एनर्जी निकली। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अनचार्जिंग ऑफ फर्स्ट, यानी कि प्रीवियस टीआरएनए is used in peptide bond formation. अलग से कोई एटीपी की जरूरत नहीं है, और इसके लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दे आर फेवर्ड एनर्जेटिकली, क्योंकि वो इतने पास पास होते हैं। अब एक स्टेप और आगे लेते हैं। अब देखो यहां पर दो पेप्टाइड बॉन्ड बन चुके हैं, मतलब दो पेप्टाइड आ चुकी हैं, ओके। नाउ थर्ड अमीनो एसिड देखते हैं। ये देखो भाई,
अब यहां पर थर्ड अमीनो एसिड आएगा, यहां पर एक बाहर कुछ हम लिख लेते हैं GUC, है ना। अब यहां पर एक थर्ड अमीनो एसिड को लेके टीआरएनए आ रहा है, ये मान लो थर्ड अमीनो एसिड को लेके टीआरएनए आ रहा है CCG। तो बेटा ये यहां आके बाइंड करेगा, ये यहां आके बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर गया। ये देखो कहां जुड़ा, ए साइट पर। कहां पर जुड़ा, थर्ड नंबर वाला ए साइट पर जुड़ गया। अब जब ये जुड़ा तो क्या हुआ, अपना वही कहना चाहिए कि इंटरेक्शन हुआ, जीटीपी खर्च, जीटीपी खर्च। ठीक है ना भाई। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बिटवीन, देखिएगा सर ध्यान से, जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन देखो किस में होगा, थर्ड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप में और दूसरे वाले के सीएच ग्रुप में, इन बिटवीन। मैं वापस से अगर आपको बताऊं तो ये दोनों अमीनो एसिड उठ के यहां इस पे जुड़ेंगे, तो ट्रांजिएंटली ट्राइपेप्टाइड ए साइड पे आ जाएगी, इन बिटवीन सेकेंड अमीनो एसिड। ऐसा मत कर देना कि मिथुनिन से जोड़ दो ना, अमीनो एसिड 2 एंड अमीनो एसिड 3। अमीनो एसिड 2 का COH ग्रुप एंड अमीनो एसिड 3 का NH2 ग्रुप, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना भाई, ओके। और इसमें कोई अलग से एनर्जी नहीं लगेगी। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो सर यू विल सी दैट ट्राइपेप्टाइड इज प्रेजेंट हेयर। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, दोनों सब यूनिट के बीच में बेटा जगह रहती है जहां से पॉलीपेप्टाइड अपना क्या होती है, बाहर निकलती रहती है ग्रुप से। ये आ गया, ठीक है ना। सो ट्राइपेप्टाइड is at position A temporarily. Now what will happen? Again ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन करा दो, फिर से ट्रांसलोकेशन। तो बेटा ये जो स्टेप है ये चलते चले जाते हैं और तब तक चलते चले जाते हैं जब तक कि कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। ओके दोस्त, ये अब आप देखो, फिर से ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन रिक्वायर जीटीपी। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा बोलिए सर, जो हमारा राइबोसोम है वो 1 सब यूनिट इधर खिसक जाएगा। देखो सर, ये जो राइबोसोम है ये एक सब यूनिट इधर खिसक जाएगा, ये राइबोसोम एक सब यूनिट इधर खिसक जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आप देखो, जो हमारा पी साइट है और जो ए साइट है, ए साइट हो जाएगा हमारा खाली और पेप्टाइड कहां पर पहुंच गया, ग्रोइंग पेप्टाइड। सर ग्रोइंग पेप्टाइड पहुंच चुका है साइट पी पर। तो पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन साइट इसको कहते हैं। CGU अगले टीआरएनए के लिए हमारा खाली हो चुका है, इसको हम दूर भगा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। नाउ इट हैज बीन रिलीज्ड आउट। ये अनचार्ज्ड टीआरएनए रिलीज आउट हो चुका है और अगला टीआरएनए हमारा
आने के लिए रेडी है। अगला टीआरएनए कौन होगा सर? जीयूसी के हिसाब से CAG, ये यहां आने के लिए रेडी है अमीनो एसिड नंबर 4 लाके। तो बेटा ये अब स्टेप होते रहते हैं, तो ईच तब तक होते रहते हैं जब तक कि यहां स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। ओके, सो अब स्टेप्स, सो ड्यूरिंग इलोंगेशन above steps keep on repeating, रिपीट होते रहते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, अराइवल ऑफ न्यू चार्ज्ड टीआरएनए एट साइट ए। ठीक है। नंबर 2, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके, इन बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड, या ऐसे लिख सकते हैं इन बिटवीन टू एडजेसेंट अमीनो एसिड भी ठीक है, बाकी मैं बता ही दिया हूं, 2 नए अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा। बन गया। नेक्स्ट नंबर 3, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये 3 स्टेप होते रहते हैं। पुराना टीआरएनए अनचार्ज होके जाता रहता है, नया टीआरएनए आता रहता है। ये ड्यूरिंग इलोंगेशन में होते रहते हैं। कब तक होते रहते हैं? अनटिल एनी वन स्टॉप कोडॉन डज नॉट रीच एट साइट ए। जब तक कि कोई एक ऐसा जो हमारा एंटी कोडॉन है, सॉरी कोडॉन है, जो कि वहां पर नहीं पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज द सेम थिंग जो मैंने सिखाया। ये आप देख सकते हो, पी साइट पर मिथ्योनिन वाला जुड़ा हुआ है, ए साइट खाली है, और सर उसके बाद बेटा ये इलोंगेशन फैक्टर लगते हैं EFTU। EFTU का मतलब होता है टेम्परेचर अनस्टेबल, TS का मतलब होता है टेम्परेचर सेंसिटिव। ओके, तो देखो ये GTP का इस्तेमाल होता रहता है, राइट, और ये यहां पर आया और जेनेटिक कोड हमारा बन गया, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, राइट। इलोंगेशन में ये पूरा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। एफमेट मतलब जैसे कि मैंने बताया था, फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑक्यूपाइज द पी साइट, इलोंगेशन फैक्टर एंड जीटीपी। EFTU का मतलब होता है इलोंगेशन फैक्टर इक्वल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर यूटिलाइजेशन से उसका लेना देना है। ओके, एंड TS का मतलब होता है टेम्परेचर सेंसिटिव। ये उसका मतलब होता है। TU टेम्परेचर यूटिलाइजेशन या टेम्परेचर अफेक्टेड, आप इसको कह सकते हैं, है ना, ये उसका मतलब होता है। TS का मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव। फिर ए साइट पे आ जाता है ना, चार्ज टीआरएनए ए साइट पे आएगा। आफ्टर द चार्ज टीआरएनए इज प्लेस्ड इनटू द ए साइट, जीटीपी अलग हो जाएगा और EFTU GDP कॉम्प्लेक्स भी रिलीज, मतलब वो सब रिलीज हो जाएंगे। फिर उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इज फॉर्म्ड बिटवीन द अमीनो एसिड इन द P एंड A साइट। तो डाइपेप्टाइड, द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज द अमीनो एसिड इन द P साइट फ्रॉम इट्स टीआरएनए, है ना, कि जो टीआरएनए P साइट पर था पुराना वाला, उसका अमीनो एसिड छूट जाएगा। राइबोसोम मूव डाउन द mRNA,
5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ओके, टीआरएनए रिलीज हो जाएगा, अगला आता जाएगा, ये सब साइकिल चलती रहेगी, ये सब साइकिल चलती रहेगी, है ना दोस्तों। नंबर 1, मैचिंग टीआरएनए एंटीकोडॉन विद एमआरएनए कोडॉन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम, ये साइकिल चलती रहेगी, है ना। प्रीवियस वन, टीआरएनए आएगा, एमआरएनए पर जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ट्रांसलोकेशन होगा, ये साइकिल तब तक चलती रहेगी। नया टीआरएनए आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ट्रांसलोकेशन, ये साइकिल चलती रहेगी, इसको हम इलोंगेशन साइकिल कहते हैं। और ये बेटा तब तक चलती रहेगी जब तक कि टर्मिनेशन ना हो जाए। ओके, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन व्हेन any one out of 3 stop codon reach at site A. ओके, तो बेटा ये जो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं ना, जो 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, एजीजी, है ना, यही होते हैं ना, नहीं एजीजी नहीं होता, सॉरी, यूएए, यूएजी, यूजीए, तो इनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं बना हुआ, रिलीजिंग फैक्टर बने हुए हैं। फॉर दीज स्टॉप कोडॉन्स देयर इज नो टीआरएनए, इंस्टीड releasing factors resembling the tRNA binds at mRNA. Binds with mRNA at site A. मतलब सर उनके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, कोई टीआरएनए उनके लिए अमीनो एसिड लेके नहीं आने वाला है, तो सर वहां पर टीआरएनए जैसा दिखने वाली स्ट्रक्चर, रिलीजिंग फैक्टर जुड़ जाती हैं और सर टर्मिनेशन हो जाता है। ओके, ये देखो आप, ये रिलीजिंग फैक्टर जुड़ गया, दिस, अब ये अपने साथ अमीनो एसिड लाया ही नहीं है, अब पिछले वाला अमीनो एसिड तो हट के पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की इच्छा से रिमूव होता भाई, क्योंकि इसको मुक्त करना होता है, ठीक है ना भाई, और ये फ्री पेप्टाइड हट जाती है और उसके बाद जीटीपी लगते हैं 2 और सब कुछ अलग हो जाता है ना। हाँ, सो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन requires 2 GTPs extra. ओके, तो व्हेन ए राइबोसोम रीचेज ए स्टॉप कोडॉन, जब एक राइबोसोम स्टॉप कोडॉन पर पहुंचता है, द ए साइट ऑफ द राइबोसोम एक्सेप्ट्स ए रिलीजिंग फैक्टर, ए प्रोटीन शेप्ड लाइक टीआरएनए इंस्टेड ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए. The releasing factor promotes hydrolysis of the bond between the tRNA in the P site and the last amino acid of the polyp. मतलब यहां पर जो ये बॉन्ड बना हुआ है पिछले वाले टीआरएनए पर और अमीनो एसिड की चेन में, उसको हटवाता है। ओके, thus freeing the polypeptide from the ribosome. The 2 ribosomal subunit और ये सब कंपोनेंट बेटा सब हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। ओके, और ये मुक्त हो जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हो, ये रिलीजिंग फैक्टर आके जुड़ा, जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर आके जुड़ा, यहां पर काट के दिखाया गया इसको, ये देख सकते हो आप, यूजीजी पर एसीसी और यहां पर ये यूएए स्टॉप कोडॉन ए साइट पर, ये रहा आपका ए साइट पर स्टॉप कोडॉन। तो बेटा यहां पर ये सब डिसोसिएशन सब हो जाता है। ओके, और ये एंड हो जाती है हमारी चेन। दिस इज ऑल्सो द सेम, दिस, ये कुछ रिलीजिंग फैक्टर हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, दीज ऑल आर वी यूज इन द फ्रीक्वेंटली यूज इन द ओलंपियाड्स, ठीक है ना। तो देखो जैसे यूएजी आया तो रिलीजिंग फैक्टर 1 2 3 ये सब आके जुड़ जाते हैं और ये हटवा लेते हैं इसको।
अच्छा, डिसोसिएशन ऑफ ट्रांसलेशन यूनिट, दीज आर द स्टेप्स। ये आप देख सकते हो, जैसे ही स्टॉप कोडॉन पे आया ये रिलीजिंग फैक्टर आके जुड़ा, पॉलीपेप्टाइड चेन यहां से हटके निकल जाएगी, सारे सब यूनिट अपने अलग अलग हो जाएंगे। सो दिस इज द डिसोसिएशन। ओके, तो बेटा अगर हम खर्चा देखें टोटल, तो मैं वापस से आना चाहूंगा उस वाली स्लाइड पर, फॉर ईच अमीनो एसिड टू बी एडेड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बेटा टोटल खर्चा कितना आया, ये देखो। तो बेटा यहां पर इनिशिएशन स्टेप पर इतना खर्चा आया, इसको थोड़ा करते हैं बड़ा, इसकी होगी अब इज्जत एट इनिशिएशन, ये वाला, ठीक है ना। एंड सर एक अमीनो एसिड, अबे यार यहां एक अमीनो एसिड थोड़ी ना लिखना था, यहां लिखना है एक एटीपी, 1 एटीपी, 1 एटीपी प्लस 1 इन जीटीपी। जीटीपी कब जुड़ी हो रही है, टीआरएनए एमआरएनए बाइंडिंग पर, ठीक है ना। एंड 1 जीटीपी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम। भाई हर एक अमीनो एसिड को अगले अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए कब यूज हुई थी, एट या ड्यूरिंग इलोंगेशन, ये इलोंगेशन पे यूज होती है, ठीक है ना बेटा। तो फाइनल जो आता है, तो बेटा फाइनल जो आता है वो आता है बेटा 1 एटीपी प्लस 2 जीटीपी। हालांकि ये ऑथेंटिक कम रहता है, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते आप। मान लीजिए पूछा जाए भी 100 अमीनो एसिड जोड़े, तो अभी देखो पहले वाले अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए ट्रांसलोकेशन की जरूरत नहीं हो रही है, और लास्ट में जो 2 जीटीपी खर्च हुए, गेटिंग माय पॉइंट, फॉर द कंप्लीट डिसोसिएशन ईटीसी, वो तो जोड़ा ही नहीं गया है ना भाई। तो फिर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन से, इस कैलकुलेशन से कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए भाई बेटा ये कुछ कंपोनेंट हैं, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, इफ यू विश यू कैन रीड, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 कहां लगते हैं, आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इलोंगेशन फैक्टर टीयू है ना, इलोंगेशन फैक्टर टीएस, इलोंगेशन फैक्टर जी, बेटा ये ट्रांसलोकेशन को स्टिमुलेट करता है ना। इलोंगेशन फैक्टर जी इज फॉर ट्रांसलोकेशन, ये सब हम उसमें यूज करते हैं, है ना। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस है। ओलंपियाड में हम इनको यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेटा कंपैरिजन है जो कि हम सारा बता चुके हैं। इसमें 3 इनिशिएशन फैक्टर चाहिए होते हैं, इसमें टोटल 9 चाहिए होते हैं, 9 इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है ना। इसमें साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस चाहिए होता है, यहां पर 7 मिथाइल स्क्वानोसिन कैप एंड कोजक चाहिए होता है। ओके, ये कोजक यहां पे दिया हुआ है। इलोंगेशन रेट, इसमें 3 रिलीजिंग फैक्टर चाहिए होते, इसमें 2 रिलीजिंग फैक्टर चाहिए होते, ई मतलब यूकैरियोटिक। और अगर मैं बताऊं तो बेटा ये सारे इनिशिएशन फैक्टर के बारे में है ना। यू मे रीड इफ यू विश, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना भाई। इनिशिएशन फैक्टर 3 है और यूकैरियोट में ये सारे इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 4 5 6 इसमें दिए हुए हैं, वैसे टोटल 9 होते हैं। ये बेटा इलोंगेशन फैक्टर है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, आपको पीडीएफ मिलेगी, सारा कुछ दिया हो, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बेटा रिलीजिंग फैक्टर है, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली फॉर द ओलंपियाड किड्स। ये बेटा एंटीबायोटिक का है, दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें ये बताया गया है कि
कि भाई जैसे बैक्टीरिया को हम मारते हैं तो कैसे मारते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है ना, तो टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, इलोंगेशन को ब्लॉक कर देती है और इनिशिएशन टीआरएनए आने से रोक देती है ना। ऐसी जैसे क्लोरोफेनिकॉल है, क्लोरोफेनिकॉल बेटा क्या करेगी, वो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज अपना काम ही नहीं कर पाएगा, और जब ऐसे होगा तो बेचारा बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं बन पाएगी, और बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो वो मर जाएगा। तो ये मैकेनिज्म दिए गए हैं, मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो ये क्या करती है, नॉर्मल पेयरिंग जो होती है टीआरएनए की और कोडॉन की, उसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इरिथ्रोमाइसिन जो 23S आरएनए है, जो कि क्या है, राइबोजाइम है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को हेल्प करता है, उसके ही साथ पंगे ले लेती है। तो बेटा राइबोजाइम काम नहीं कर पाता, 23S आरएनए आपको याद होगा राइबोजाइम है। तो बेटा इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर उसका काम तमाम करने में ये प्रोटीन्स, ये एंटीबायोटिक हेल्प करते हैं। ये तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल होते हैं। ये आप देख रहे हो कि डीएनए बेचारा यहां से यहां तक है, और अभी राइबोसोम थोड़ा सा ही बना है, और यहां पर राइबोसोम चिपक चुके हैं। तो ये है कहने का मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन takes place साइमल्टेनियसली, वो साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये बनाओ, कैसे बनेगा देखो, एक बैक्टीरिया की सेल में अंडरगोइंग बायडायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन, द जीनोम साइज इज 4.6 into 10⁶ बेस पेयर and the rate of fork movement is 1000 nucleotides per second per fork, 1000 न्यूक्लियोटाइड से फॉर्क मूव कर रहा है। The total number of nucleotide added per second during replication is 2000. The total replication time required to complete duplication of the chromosome is approximately 40 minutes. Okay, yes. If 50% of replication is completed, the number of base pair synthesized equal 2.3 into 10⁶ base pair. The time required to synthesize 1 into 10⁶ base pair is the 8.3 minutes. तो बताओ सर आंसर है ना, ये आपके लिए HW है। ठीक है, चलिए सर बाय बाय करके लाइएगा, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। रीड, रिवाइज एंड लर्न, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। ओके दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी। क्वेश्चन बनाना सर, वो क्वेश्चन बहुत दमदार है।